हाय एवरीवन, दिस इज़ फर्स्ट क्लास ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। और इसमें हम आज बात करेंगे कि बोल्ट क्या होता है, किस पर्पस से हम इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, टाइप्स ऑफ बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, डाया ऑफ बोल्ट कितना रखते हैं। तो इसी सब के बारे में आज बोल्ट के बेसिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बोल्ट्स का ये लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से देखते हैं ये बोल्ट, आपने भी देखा होगा बोल्ट को। तो ये हमारा बोल्ट है, ये नट है, ये वाशर्स है। एक एक करके हम इसका नाम यहाँ लिखते हैं। ये स्टील वाशर्स कहते हैं इसको, स्टील का बना होता है। स्टील वाशर्स, ओके। और ये जो है ये है नट, और ये है हमारा बोल्ट। ये जो बोल्ट है पूरे का पूरा थ्रेडेड है, लेकिन ऐसा भी बोल्ट होता है जिसमें कि कुछ एक पोर्शन सैंक होता है, उसके बाद थ्रेडेड पोर्शन होता है। तो अगर हम इस बोल्ट में बात करें, इस बोल्ट असेंबली की बात करें, तो ये इसको कहते हैं बोल्ट का हेड ऑफ द बोल्ट, ओके। और ये जो बोल्ट के हेड के नीचे लगा हुआ है एक प्लेट जैसा पतला सा प्लेट, यही है हमारा स्टील वाशर्स, जो कि ये हम यहाँ दर्शाए हैं इससे। ये है स्टील वाशर्स, ये दोनों टाइप दोनों ओर लगा रहता है, नट के ओर भी और हेड के ओर भी और नट के ओर भी। और इस यहाँ से इस लेंथ को हम ग्रिप कहते हैं, ग्रिप लेंथ। और बोल्ट के हेड से इसके थ्रेडेड पोर्शन के लास्ट तक इसको कहते हैं बोल्ट लेंथ, ओके। अब यहाँ से बोल्ट के बेसिक डिफिनीशन की अगर हम बात करें, तो बोल्ट में भी डिफाइंड एज, बोल्ट को डिफाइन हम कर सकते हैं यहाँ से, a metal pin, a metal pin with a head at one end पे इसका हेड है, एक हेड है ये, and the shank threaded at other end। दूसरे एंड पे शैंक थ्रेडेड रहता है अदर एंड पे, ओके। टू रिसीव ए नट, ये थ्रेडेड पोर्शन क्यों रहता है, ताकि इसमें नट को रिसीव किया जा सके, और नट में भी थ्रेडिंग किया हुआ रहता है। टू रिसीव द नट, ओके। अब इसमें बात करते हैं कि ये स्टील वाशर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका क्या पर्पस है स्टील वाशर्स को प्रोवाइड करने का। तो पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टील वाशर्स, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टील वाशर्स। इसका पहला नंबर जो काम है वो है टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर ऑन द बोल्टेड मेंबर। जो क्लैंपिंग प्रेशर आ रहा है उसको बोल्टेड मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट करना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। टू डिस्ट्रीब्यूट the clamping pressure on the bolted member। Number 2 is to prevent the threaded portion of the bolt from the bearing of connecting pieces। इसके बारे में भी हम समझाते हैं। to prevent the threaded portion of the bolt, to prevent the threaded portion of the bolt from
bearing on the connecting pieces। कनेक्टिंग पीस है उसमें बियरिंग ना डेवलप करे, इसके लिए हम ये वाशर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस फिगर में अगर देख पा रहे हैं तो इस फिगर में क्या है, ये जो होल है, होल से थोड़ा, होल के बीच में एक थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, ये थ्रेडेड पोर्शन के बीच एक गैप बचा हुआ है। तो इस गैप के बचने के कारण क्या होता है, क्या होता है कि ये बोल्ट जो है ये फुल्ली जो है फ्रिक्शन के कारण, इस बोल्ट को नट को टाइट करने के बाद एक यहाँ कंप्रेसिव फोर्स के कारण एक फ्रिक्शन डेवलप करता है दोनों प्लेट के बीच, और इस फोर्स के कारण ये लोड कैरी करता है, ना कि ये बियरिंग के कारण। अगर बियरिंग के कारण अगर ये फोर्स डेवलप करता तो ये नट का सरफेस, नट का जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस होता और ये प्लेट का जो सरफेस होता, ये दोनों कांटेक्ट में होता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। मीन्स यहाँ कोई भी कांटेक्ट सरफेस नहीं है, इस बीच, इसके बीच जो है खाली स्थान है, मीन्स कि क्लियरेंस है इसके बीच। तो यही मेरा सेकेंड पर्पस था इस चीज़ को प्रोवाइड करने का, कि ये बियरिंग से बचाता है, थ्रेडेड पोर्शन को बियरिंग से बचाता है, टू प्रिवेंट द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट फ्रॉम द बियरिंग ऑफ कनेक्टिंग पीसेस। तो ये कुछ हमारा पर्पस था वाशर्स को प्रोवाइड करने का। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन ओवर रिपीटेड कनेक्शन। क्या क्या एडवांटेज है जो हम इस बोल्टेड कनेक्शन को रिवेटेड कनेक्शन से अलग करता है। एडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड, एडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस ओवर रिवेटेड कनेक्शन, ओवर किसके, रिवेटेड कनेक्शन के, रिवेटेड कनेक्शन। ना फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी स्पीड अप। जो इरेक्शन रिवेटेड करने में जो काफ़ी समय लगता था, उसमें ये समय घट के काफ़ी कम हो जाएगा और हम स्ट्रक्चर को इजीली इरेक्ट कर सकेंगे, काफ़ी इजीली इसको खड़ा कर सकेंगे। द इरेक्शन of the structure can be speeded up। और नंबर 2 इसका कारण जो है, इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है। लेस स्किल्ड लेबर, लेस स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो ये था एडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन ओवर रिवेटेड कनेक्शन। अब है किस कारण से हम बोल्ट को यूज करने से बचते हैं या ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है जनरल ऑब्जेक्शंस टू द यूज ऑफ बोल्ट। जनरल ऑब्जेक्शंस टू यूज ऑफ, ये थ्योरी, एक तरह से थ्योरी क्लास है, इसको काफ़ी ध्यान से सुने क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला ऑब्जेक्शन मेरा है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है काफ़ी हाई है, लगभग रिवेट का जितना कॉस्ट आता है उससे दोगुना है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज हाई। बोल्ट का जो कॉस्ट है वो हाई है, लगभग अबाउट ट्वाइस डेट ऑफ रिवेट। रिवेट से लगभग दोगुना इसका कॉस्ट पड़ जाता है, इसीलिए हम इसको यूज करने से बचते हैं या ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अब दूसरा नंबर जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द
थ्रेडेड पोर्शन। अब यहाँ जो हमारा बोल्ट में जो थ्रेडेड पोर्शन था, ये थ्रेडेड पोर्शन जो है, तो इस पोर्शन के कारण क्या होगा, एरिया घटेगा, और इस एरिया के घटने से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बोल्ट का वो भी घट जाता है। तो यहाँ से मेरा ये पॉइंट है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, द टेंसाइल strength of the bolt is reduced because of because of area reduction at the root of the thread. Area reduction at the रूट ऑफ थ्रेड के रूट पे एरिया का रिडक्शन हो जाता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है ऑल्सो ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। और इसके कारण से टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट घट जाता है। अब जो नंबर तीसरा मेरा ऑब्जेक्शन है वो यह है, अगर किसी स्ट्रक्चर पे वाइब्रेशन आ रहा है, जैसे कि ब्रिज में होता है वाइब्रेशन लाइव लोड के कारण, तो उसके कारण जो है ये बोल्ट लूज हो सकता है। तो व्हेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन, व्हेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन और शॉक कह सकते हैं, और शॉक्स बोल्ट्स में गेट लूज, बोल्ट लूज होने की संभावना बढ़ जाती है, बोल्ट में गेट लूज। ओके, तो ये था मेरा जनरल ऑब्जेक्शन, क्यों हम रिवेट यूज कर बोल्ट यूज करने से बचते हैं। अब जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ बोल्ट। टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। तो यहाँ से हम टाइप ऑफ बोल्ट देखना शुरू करते हैं। मेरा पहला टाइप जो बोल्ट है उसको कहते हैं अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट। अनफिनिश्ड और ब्लैक bolts. Number 2 is precision and semi precision bolt. Precision and semi precision bolts. और number 3 is the high strength friction grip bolt. High strength फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। अब एक एक के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा बोल्ट क्या क्या है और उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। पहले बात करते हैं हम यहाँ से अनफिनिश्ड बोल्ट के बारे में। नंबर फर्स्ट इज अनफिनिश्ड बोल्ट्स। तो ये जो बोल्ट है इसका शेप जनरली हेक्सागोनल होता है। शेप जो इसका होता है वो हेक्सागोनल होता है और ये मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, मेड अप ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है और इसको डेजिग्नेट किया जाता है, designated as black bolt। black bolts M is to D is to L, और यहाँ D डाया ऑफ द बोल्ट है और L लेंथ ऑफ द बोल्ट है।
अब यहाँ से एक नोट पॉइंट डाल के लिखते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। m इंटू डी इंटू एल, सॉरी, यहाँ से मेरा एक नोट पॉइंट आता है, नेट टेंसाइल एरिया, नेट टेंसाइल एरिया at the root of thread by nominal planes shank area means threaded area by the plane shank area। इस दोनों का जो रेशियो होता है वो 0.78 लेते हैं। ओके, 0.78 लेते हैं, मतलब नेट टेंसाइल एरिया जो है वो कम होता है नॉमिनल प्लेन शेंक एरिया से। ऑब्वियस है कि उसमें ग्रूविंग किया रहता है तो उसका एरिया कम होगा ही, तो इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ द बोल्ट हम कह सकते हैं यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट, जितना बोल्ट टेंशन रेजिस्ट करता है जितना एरिया, वो जो एरिया होगा वो नियरली इक्वल टू होगा पॉइंट, यहाँ सॉरी यहाँ जो होगा ये 78 होगा ना कि 87, यहाँ ये हमारा था 78 और ये नियरली होता है टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ द बोल्ट होता है 0.78 π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर पे विंड लोड आ रहा है, विंड प्रेशर आ रहा है और अर्थक्वेक लोड आ रहा है तो परमिसिबल स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं 33% से, और यदि उस पर अर्थक्वेक फोर्स आ रहा है तो 25% से इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट हमारा है, when the wind load and earthquake loads are considered permissible, when the wind load and earthquake loads are considered permissible stress in the structural steel and connection also and connection are increased by 33.33% and 25% respectively, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। मीन्स अगर किसी स्ट्रक्चर पे विंड लोड आ रहा है, अगर किसी स्ट्रक्चर पे विंड लोड आ रहा है तो उसका परमिसिबल जो स्ट्रेस है उसको बढ़ाएंगे 33.33% से, और किसी स्ट्रक्चर पे यदि अर्थक्वेक लोड आ रहा है तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस बढ़ाएंगे 25% से। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात करते हैं आगे कि ग्रेड ऑफ बोल्ट का क्या क्या ग्रेड होता है उसके बारे में। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें पहचानना होता है कि किस टाइप का हमारा बोल्ट है। तो बोल्ट्स किस किस ग्रेड में अवेलेबल है और कौन सा ग्रेड जनरली यूज किया जाता है। तो बोल्ट्स ऑफ ग्रेड या ग्रेड को क्लास भी कहते हैं, बोल्ट ऑफ ग्रेड 3.6 to 12.9 are available।
अब यहाँ बात करते हैं 3.6 और 12.9 से हमारा क्या क्या मतलब है। और एक पॉइंट यहाँ ये है कि जो ग्रेड 4.6 है और 8.8 है वो मोस्ट कॉमनली ग्रेड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रेड, जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है उसमें से 4.6 एंड 8.8 ग्रेड ज़्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि इस ग्रेड का मतलब क्या होता है। तो यदि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ए बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 यदि है, ए बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये 4 जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त होगा, और उस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो यहाँ 4 है, तो ये पहला शब्द जो है पॉइंट के पहले का वो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये जो 0.6 है अगर इसको इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको यील्ड स्ट्रेंथ मिलता है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ 0.6 है इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो यहाँ से 6 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 2.4, तो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा डेजिग्नेशन है। फर्स्ट जो लेटर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको प्राप्त होगा, और 0.6 को यदि 400 से या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से मिलेगा। तो ये था डेजिग्नेशन ऑफ द बोल्ट। अब यहाँ से बात करते हैं कि डाया ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का क्या क्या डाया जनरली यूज किया जाता है IS कोड के स्पेसिफिकेशन से। डाया ऑफ द बोल्ट, डाया ऑफ द बोल्ट्स, तो यहाँ से डाया ऑफ द बोल्ट देखते हैं एक एक करके किस किस डाया का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ से लिखते हैं नॉमिनल डाया, दिस इज 1 2 and 3। nominal dia of the bolt, nominal dia of bolt denoted by D, and the dia of bolt holes, dia of bolt holes इसको डिनोट किया जाता है D नोट से, और ये होता है mm में, और ये भी नॉमिनल डाया भी mm में होता है। तो यदि नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट, नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट यदि 12 से 14 mm के बीच है, 12 से 14 mm के बीच है, 12 mm to 14 mm, तब जो बोल्ट डाया ऑफ द बोल्ट होल जो रखेंगे, होल का जो डायल रखेंगे वो D + 1 mm, मतलब जो नॉमिनल डाया होगा प्लस 1 mm इसका वैल्यू रखेंगे ना। अब यदि इसका वैल्यू 16 से 24 के बीच है नॉमिनल डाया का, ये 15 क्यों ना है, तो 15 mm का बोल्ट नहीं होता, इसीलिए 16 mm से यदि 24 mm के बीच का बोल्ट है तो डाया ऑफ द होल रखेंगे D + 2 mm का। अब क्लियरेंस देंगे 2 mm का। और यदि 24 mm से ज़्यादा का आता है बोल्ट, नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट इज ग्रेटर देन 24 mm, देन द डाया ऑफ बोल्ट होल जो होगा वो T + 3 mm का होगा। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, और ये पूछ चुका, बार बार पूछता भी है ये क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। नॉमिनल डाई ऑफ द बोल्ट दे देगा और डाई ऑफ द बोल्ट होल पूछता है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और दूसरा टॉपिक शुरू होता है प्रिसीजन एंड सेमी प्रिसीजन बोल्ट, जो टाइप नंबर 2 था हमारा, उस बोल्ट के बारे में। टाइप नंबर 2 इज प्रिसीजन एंड सेमी प्रिसीजन बोल्ट। प्रिसीजन एंड सेमी प्रिसीजन बोल्ट। अब ये बोल्ट क्या होता है, तो इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। इसको कहते हैं, एक दूसरा नाम टॉलरेंस बोल्ट, ऑल्सो नोन एज टॉलरेंस बोल्ट, LERANCE, टॉलरेंस बोल्ट। और ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो एक्सेसिव स्लिप को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट, इट इज प्रोवाइडेड to prevent the excessive slip, जॉइंट के एक्सेसिव स्लिप को रोकने के लिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, यही 2 पॉइंट पढ़ना था। अब बात करते हैं यहाँ से हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और इसको डिटेल्ड में फिगर बना के समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, नाम से ही पता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ इसका काफ़ी हाई होता है। और ये जो फोर्स ट्रांसफर करता है वो फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट के कारण करता है, ट्रांसफर द लोड through the friction between इंटरफेस। जिस इंटरफेस को जोड़ना है उस दोनों इंटरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप करेगा, उस फ्रिक्शन के कारण ये लोड ट्रांसफर करता है, ना कि बियरिंग के कारण। ये सिर्फ फ्रिक्शन के कारण फोर्स ट्रांसफर करता है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे फिगर में, पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को नोट आउट कर लेते हैं। अब यहाँ से एक तीसरा हमारा पॉइंट है, वो है कि फ्रिक्शन क्यों डेवलप करता है। फ्रिक्शन के कारण तो ये लोड ट्रांसफर होता है, लेकिन फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है, तो फ्रिक्शन डेवलप due to friction developed due to the applying load normal to the joint by tightening effect. Tightening the bolt to the proof load तक इसको बोल्ट को टाइट करते हैं। तो इस टाइटनिंग इफेक्ट के कारण जो फ्रिक्शन डेवलप करता है दो इंटरफेस के बीच में। अब इसको हम समझ ही लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, अगर हम बात करें, अगर ये हमारा एक दिया हुआ प्लेट है और ये हमारा दूसरा प्लेट है,
ये ऐसे सही नहीं रहेगा, इसको कुछ इस तरह से देखते हैं। ये हमारा एक प्लेट है और ये हमारा एक प्लेट है और ये हमारा दूसरा कोई प्लेट है और इस प्लेट को हम दर्शाते हैं ब्लू कलर से ताकि आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ये हमारा कोई दूसरा प्लेट है जो कि कुछ इस तरह से है। अब इस होल में जो डालेंगे बोल्ट, वो क्लियरेंस दे करके डालते हैं, क्लियरेंस दे करके डालते हैं। और यहाँ जो होता है रिवेट का, यहाँ हेड होता है। पहले तो एक वाशर्स देंगे यहाँ पे, स्टील वाशर्स, और एक स्टील वाशर्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये दोनों वाशर्स प्रोवाइड किए। अब इसके ऊपर जो है हेड दिया जाता है, रिवेट का हेड, और ये हेड कुछ इस प्रकार से इस पे डालते हैं। तो ये हो गया रिवेट का हेड। और यहाँ से ये जो है ये पोर्शन मे बी दिस कलर, ये जो है ये हमारा थ्रेडेड पोर्शन है बोल्ट का, ताकि ये नट को आसानी से रिसीव कर सके। और यहाँ से हमारा ये नट हो जाता है इस स्टील वाशर्स के बाद जो देते हैं यहाँ पे, ये हमारा नट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कनेक्शन है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये टाइटनिंग इफेक्ट आएगा, यहाँ से जो हम नट टाइट करेंगे, ये था हमारा रिवेट बोल्ट का हेड और ये था नट। यहाँ से अब नट रिंच के सहायता से टाइट जब करेंगे तो इस टाइटनिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये दोनों प्लेट आपस में दबेगा, मतलब कंप्रेशन आएगा, और रिवेट के जो हेड है और ये जो टेल है, इस दोनों में टेंशन आएगा, इसमें इसको दबाएगा, और ये प्लेट जब ये दबाएगा इस फोर्स के कारण, जो प्रूफ लोड है उस प्रूफ लोड तक इसको कसेंगे, तो ये भी एक प्लेट भी एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिवेट पे टेंशन डेवलप करेगा और इस दोनों प्लेट में कंप्रेशन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो क्लियरेंस है, इस क्लियरेंस, अगर ये क्लियरेंस नहीं रहता, मतलब कि बोल्ट और ये जो प्लेट का सरफेस है दोनों कांटेक्ट में रहता, तो लोड जो ट्रांसफर होता मेरा वो बियरिंग के कारण भी होता। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टोटल का टोटल लोड फ्रिक्शन के कारण, यहाँ जो इस दोनों प्लेट के बीच फ्रिक्शन डेवलप कर रहा होगा, इसके कारण ये लोड ट्रांसफर होता है। तो उसी के बारे में है कि ये फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है और क्यों हम क्लियरेंस यहाँ पे देते हैं। तो ये था हमारा बोल्ट का पूरा। अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस बोल्ट में यहाँ से टेंशन डेवलप कर रहा होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेंशन डेवलप कर रहा होगा, और इस टेंशन के कारण इस प्लेट में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप कर रहा होगा, और इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर रहा होगा एफ अमाउंट का, और यहाँ इस प्लेट पे पी फोर्स लग रहा है और यहाँ से पी फोर्स लग रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस हाई स्ट्रेंथ ग्रिप बोल्ट के एडवांटेजेस के बारे में। क्या क्या इसका एडवांटेज है जो इसको यूज में लाते हैं हम। एडवांटेजेस ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, तो ये जो है रिजिड जॉइंट प्रोवाइड करता है, provides rigid joint, और इस रिजिड जॉइंट के कारण जो है स्लिपिंग एक्शन नहीं होता है, नो स्लिप बिटवीन एलिमेंट्स कनेक्टेड, जो एलिमेंट कनेक्ट किए हैं उसके बीच कोई भी स्लिपिंग एक्शन नहीं होता है ना। नंबर 2 इज
हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ। और इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन के कारण होता है। लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू friction. Load is transferred through friction only, and bolts are not subjected to shear and bearing. Bolts are not subjected to shear and पूरे का पूरा इसमें जो लोड ट्रांसफर होगा वो फ्रिक्शन के कारण ही होगा, और यहाँ वो फ्रिक्शन के कारण ही होगा, और यहाँ पे कोई भी बियरिंग और शियरिंग फोर्स डेवलप नहीं करेगा। पूरे का पूरा लोड ट्रांसफर जो होगा वो फ्रिक्शन के कारण होगा। और यहाँ से नंबर 4 बात करते हैं इसका एडवांटेज में। पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर एट द नेक्स्ट सेक्शन मिनिमाइज्ड हो जाता है। possibility of failure at next section is minimized. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर है, अगर ये बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट रहता तो क्या होता है, ये प्लेट इधर खींचता और ये यहाँ कांटेक्ट में आता, इस प्लेट के कांटेक्ट में आता, यहाँ से इस प्लेट के कांटेक्ट में आता है यहाँ से, और ये प्लेट इधर खींचता तो यहाँ से इस प्लेट के कांटेक्ट में आता, तो यहाँ से एक शियर ऑफ होने की संभावना बनी रहती, ये बोल्ट के 2 भाग में टूटने की संभावना बनी रहती। लेकिन यहाँ जो नेट सेक्शन है फेल्योर का, वो पूरे का पूरा पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज्ड हो जाता है, ये फ्रिक्शन के कारण। अब बात करते हैं नंबर 5 का। तो इसमें जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है होल में वो नहीं होता है, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द होल, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द होल्स। होल्स में कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है, और इस जब कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा तो फैटीग स्ट्रेंथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। देयरफॉर फैटीग स्ट्रेंथ इज मोर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है, तो इस रिवेट में, यहाँ पे इस रिवेट में जो रखते हैं ये क्लियरेंस रखते हैं, इसी कारण से ये पूरे का पूरा लोड ट्रांसफर करता है फ्रिक्शन के कारण, और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं होता है। नंबर 6 एडवांटेज जो है इसका ये है, इसमें नॉइजेंस है, ये पूरे का पूरा एलिमिनेट हो जाता है। रिवेट में क्या होता था, रिवेट के मतलब हेड को बनाने के लिए, रिवेट को हेड को बनाने के लिए काफ़ी नॉइज उसमें जनरेट होता था, मशीन ड्राइविंग से करते थे या हैंड ड्राइविंग से। और इसमें तो नट है, सिंपली रिंच से इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं नॉइज, नॉइसेंस इज नॉट देयर। और इसका छठा जो एडवांटेज है, हैजार्ड ऑफ फायर इज नॉट देयर। हैजार्ड ऑफ फायर इज नॉट देयर, क्योंकि वहाँ हॉट ड्रिवन रिवेट में क्या करते थे, पहले रिवेट को हॉट करते थे, गर्म करते थे, उसके बाद उसको होल में डालते थे, तो आग वहाँ लगने की संभावना, हैजार्ड ऑफ फायर ज़्यादा रहता था। और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो बोल्ट और नट को रिंच से टाइट किया जाता है, तो यहाँ
आग की कोई संभावना नहीं रहती है। नंबर 7 इज द, यदि हमको कोई स्ट्रक्चर बनाए हैं और उसमें कोई मेंबर सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं कि अल्टरनेशन जो इसमें कर सकते हैं बोल्टेड कनेक्शन में इजीली कर सकते हैं। अल्टरनेशन कैन बी डन इजीली, लेकिन उसमें था रिवेटेड कनेक्शन में एक बार रिवेटिंग कर दिए तो उसके बाद वो कोई काम का नहीं रह जा सकता था, उसमें अल्टरनेशन नहीं कर सकते थे। अब है इसमें इसका लास्ट जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस नंबर 8, वो ये कहता है कि सेम स्ट्रेंथ के लिए लेस नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू द रिवेट, और इसी कारण से ये ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। तो फॉर सेम स्ट्रेंथ, for the same strength lesser number of bolts are required। सेम स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए चाहिए अगर 100 किलो न्यूटन का, तो इसमें कम नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर होगा। यदि बोल्ट सेम अगर 100 मेगा पास्कल अगर लोड को कैरी करना है, तो अगर यहाँ बोल्ट अगर रिवेट वहाँ लगाएंगे, तो अगर रिवेट 10 रिवेट वहाँ मांग कर रहा है 100 मेगा पास्कल को रेजिस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ये अगर हम बोल्ट वहाँ यूज़ करते हैं तो हो सकता है ये 6 बोल्ट में मेरा काम चल जाए या 7 बोल्ट में हमारा काम चल जाए। तो यही कहता है फॉर द सेम स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करने के लिए लेसर नंबर ऑफ बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड as compared to रिवेट। और इसके कारण जो होता है वो इकोनॉमी which brings overall इकोनॉमी, काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं कुछ IS कोड के प्रोविजंस का। ये फर्स्ट प्रोविजन है हमारा मिनिमम एंड डिस्टेंस। मिनिमम एंड डिस्टेंस, तो हमारा मिनिमम एंड डिस्टेंस जो रखते हैं, ई मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.5 डी नोट रखते हैं यदि वो एलिमेंट शॉप कट एलिमेंट है तब, मतलब उसका जो है वर्कशॉप में उसका कटिंग किया गया है फॉर शॉप कट एलिमेंट, शॉप कट एलिमेंट के लिए। और मिनिमम एज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1.7, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं किसके लिए, तो हैंड कट एलिमेंट के लिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ले लेते हैं हैंड कट में, सही से कटे या ना कटे, तो फॉर हैंड कट एलिमेंट तो स्लाइटली मोर देन लेते हैं सॉफ्ट कट एलिमेंट से ये एज डिस्टेंस। अब यहाँ से आता है बात मैक्सिमम एंड डिस्टेंस क्या रख सकते हैं। मैक्सिमम एंड डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं ई मैक्स से, और ये होता है 12T इंटू एप्साइलन, और यहाँ एप्साइलन जो है, यहाँ एप्साइलन जो है वो होता है 250 बाय FY रूट ओवर। तो ये हमारा है एप्साइलन का वैल्यू और ये है ई मैक्स का वैल्यू। हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी तक तो पूछा नहीं है, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। तो ये था हमारा बोल्टेड कनेक्शन का पार्ट 1, बोल्टेड कनेक्शन का ये पार्ट 1 था, जिसमें कि हम ये टोटल बेसिक्स ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन देखे हैं। सो
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आएगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर फर्दर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।